हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GNT एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं ह्यूरिस्टिक कोड जनरेशन एल्गोरिथम। अभी ये जो कोड जनरेशन एल्गोरिथम है ये सिंपल कोड जनरेशन एल्गोरिथम की तरह ही वर्क करता है, बट जब हम लोग कोई एक्सप्रेशन के लिए 3 एड्रेस कोड लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वो जो 3 एड्रेस कोड का ऑर्डर है उसको रीअरेंज करते हैं ताकि जो हमारे इंस्ट्रक्शन जनरेट होने की टोटल लेंथ है या नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जनरेट होंगे वो रिड्यूस हो। देखते हैं एग्जांपल के साथ में। तो सपोज हमारे पास में एक एक्सप्रेशन है, इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 3 एड्रेस कोड लिख लेते हैं। तो 3 एड्रेस कोड कैसे बनेगा, T1 इक्वल्स टू A प्लस बी, ठीक है, ये सबसे पहले परफॉर्म किया जाएगा। फिर C इंटू डी करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं T2 इक्वल्स टू C इंटू डी। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे E माइनस T2, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं T3 इक्वल्स टू E माइनस T2 और फाइनली X इक्वल्स टू T1 माइनस T3 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे X इक्वल्स टू T1 माइनस T3, ठीक है, यहाँ तक। और एक चीज़ कि जब हम लोग मशीन इंस्ट्रक्शन लिखते हैं कुछ इस प्रकार के मूव, और अगर हमने यहाँ पे दोनों रजिस्टर का यूज़ किया, ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों ऑपरेंड कहाँ पे अवेलेबल है, रजिस्टर में। तो इस इंस्ट्रक्शन की जो लेंथ है ना वो बनती है इस इंस्ट्रक्शन की जो लेंथ है वो बनती है 1 वर्ड की, ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो ऑपरेंड है वो कहाँ पे अवेलेबल है, रजिस्टर में अवेलेबल है। और एज्यूम करो कि अगर हमारा एक ऑपरेंड मेमोरी लोकेशन पे है और दूसरा ऑपरेंड जो है वो रजिस्टर में है, इस केस में इस इंस्ट्रक्शन की लेंथ कितनी बनती है, 2 वर्ड बनती है, फाइन। और थर्ड केस में ऐसा होगा कि आपके दोनों जो ऑपरेंड है वो कहाँ पे अवेलेबल है, मेमोरी लोकेशन पे है। ये दोनों ऑपरेंड कहाँ पे अवेलेबल है, मेमोरी लोकेशन पे। उस केस में इसकी लेंथ बनेगी 3 वर्ड की, फाइन। तो ये आप ध्यान में रखिए, इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अगर हम लोग सिंपल कोड जनरेशन करते हैं फॉर दिस 3 एड्रेस कोड तो उस केस में टोटल लेंथ जो रहेंगी या नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जनरेटेड होंगे वो ज़्यादा रहेंगे। और जब हम लोग ह्यूरिस्टिक कोड जनरेशन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे तो टोटल लेंथ कितनी होगी, कम हो जाएगी, फाइन। इसके लिए आपको 2 चीज़ें पता होना जरूरी है। सिंपल कोड जनरेशन एल्गोरिथम पता होना जरूरी है, जिसका वीडियो ऑलरेडी मैंने पोस्ट करके रखा है। और एक एल्गोरिथम है जिसका नाम है ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम फॉर ऑर्डरिंग ऑफ नोड्स यूजिंग DAG। ये एल्गोरिथम की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये दोनों एल्गोरिथम की वीडियो जो है ऑलरेडी मैंने पोस्ट करके रखी है, आप उसको रेफर। तो ये जो 3 एड्रेस कोड है इसके लिए हम लोग सबसे पहले सिंपल कोड जनरेशन एल्गोरिथम यूज़ करके कोड जनरेट करते हैं, और उसके बाद हम समझ पाएंगे कि क्यों ज़रूरी है ह्यूरिस्टिक कोड जनरेशन एल्गोरिथम, ठीक है। इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी क्या नीड है ह्यूरिस्टिक कोड जनरेशन एल्गोरिथम की, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या करना है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट, यहाँ पे लिखेंगे लोकेशन L, फिर यहाँ पे लिखेंगे इंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट लिखेंगे। कॉस्ट मैंने अभी बताई है कि 1 वर्ड हो सकती है, 2 वर्ड हो सकती है, 3 वर्ड हो सकती है। फिर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रजिस्टर डिस्क्रिप्टर, और फाइनली यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एड्रेस डिस्क्रिप्टर, फाइन। ये सभी चीज़ों की जरूरत हमें पड़ेगी। तो पहला इंस्ट्रक्शन क्या है हमारे पास में, पहला है T1 इक्वल्स टू A प्लस बी, और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन कॉल करते हैं जिसका नाम है गेट रेज। ये फंक्शन कॉल करेंगे, ये फंक्शन क्या करता है, हमें लोकेशन रिटर्न करता है, ठीक है, लोकेशन रिटर्न करता है। तो लोकेशन कैसे रिटर्न करेगा कि देखेगा कि ये जो A है यहाँ पे लेफ्ट ऑपरेंड जो है वो रजिस्टर में अवेलेबल है क्या। अगर नहीं अवेलेबल है तो उस केस में वो क्या करेगा, एक लोकेशन हमें रिटर्न करेगा R0, फाइन।
और एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो कोड जनरेशन हम लोग कर रहे हैं, ये कोड जनरेशन जो कर रहे हैं हम लोग, इसमें हम लोग सिर्फ 2 ही रजिस्टर का यूज कर रहे हैं, यूजिंग 2 रजिस्टर्स। और वो 2 रजिस्टर कौन से हैं? R0 एंड R1। बस ये 2 रजिस्टर का यूज करना है हमें जब हम लोग ये कोड जनरेशन करेंगे तब। ठीक है, मतलब हमारे पास में 2 ही रजिस्टर अवेलेबल है, आपको 2 रजिस्टर का यूज करना है और कोड जनरेट करना है। बाकी के रजिस्टर कोई और प्रोग्राम ने ऑक्यूपाई करके रखे हैं या हमें अलोकेट नहीं किए गए हैं, जो भी रीज़न होगा, बट अभी हमें 2 रजिस्टर का यूज़ करके कोड जनरेट करना है। ठीक है, तो अभी R0 रिटर्न हो गया है, गेट रेज ने R0 रिटर्न किया है, तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं मूव और लिखते हैं कि A को R0 में लेके जाओ, और उसके बाद में लिखेंगे ऐड बोलेंगे, और यहाँ पे बोलेंगे कि B को R0 में ऐड करो। अगर इसकी कॉस्ट की बात करते हैं तो इसकी कॉस्ट बनेगी 2 वर्ड, इसकी भी कॉस्ट कितनी बनेगी? 2 वर्ड बनेगी। क्यों? क्योंकि एक ऑपरेंड मेमोरी लोकेशन पे है और एक रजिस्टर में है। रजिस्टर डिस्क्रिप्टर अपडेट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे बताते हैं कि R0 होल्ड्स व्हाट? T1। R0 में क्या है? T1 की वैल्यू है। देखो R0 में T1 की वैल्यू आ गई। और एड्रेस डिस्क्रिप्टर में हम लोग लिखते हैं कि T1 इज इन R0। T1 कहाँ पे अवेलेबल है? R0 भी R0 में अवेलेबल है करके। फाइन। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारे पास में T2 इक्वल्स टू C इंटू डी। यहाँ पे देखिए C जो है वो कोई कहीं पे भी रजिस्टर में अवेलेबल नहीं है, तो जो गेट रेज फंक्शन रहेगा वो क्या करेगा? एक रजिस्टर हमें रिटर्न करेगा R1, जिसका हमें यूज़ करना है और कंप्यूटेशन परफॉर्म करना है R1 में। तो फिर हम लोग यहाँ पे मूव करवाएंगे C को R1 में, बराबर, और उसके बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे D को R1 के साथ में। तो अभी जो रिजल्ट है आपका कहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा? R1 में अवेलेबल हो जाएगा। इस इंस्ट्रक्शन की साइज देखिए कितनी है? 2 वर्ड की है। इसकी भी लेंथ कितनी है? 2 वर्ड की है, बराबर। और रजिस्टर डिस्क्रिप्टर में लिखते हैं कि नाउ R1 होल्ड्स T2 एंड जो T2 की वैल्यू है वो कहाँ पे अवेलेबल है? R1 में। ठीक है, हाँ, क्योंकि हमने T2 की जो वैल्यू है उसको मेमोरी लोकेशन पे अभी तक लेके नहीं गए, पर T2 की वैल्यू कहाँ पे अवेलेबल है? R1 में अवेलेबल है। फाइन। देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा T3 इक्वल्स टू E माइनस T2। फिर इस इंस्ट्रक्शन को हम लोग पास करेंगे गेट रेज नाम के फंक्शन को। गेट रेज नाम का फंक्शन क्या करेगा? देखेगा कि E जो है ये रजिस्टर में अवेलेबल है क्या। ठीक है, तो ये तो रजिस्टर में अवेलेबल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास में अभी जो 2 रजिस्टर थे, दोनों रजिस्टर क्या है? ऑक्यूपाइड है, बराबर है, बट हमें यहाँ पे रजिस्टर की जरूरत पड़ने वाली है। तो उस केस में गेट रजिस्टर क्या करेगा? एक रजिस्टर को खाली करके, एम्प्टी करके हमें रिटर्न करेगा। अभी गेट रेज फंक्शन को ये सोचना है कि कौन सा रजिस्टर एम्प्टी करना है, क्योंकि आपके पास में 2 ही रजिस्टर है, जैसे हमने बोला है कि R0 और R1 है, और दोनों ऑक्यूपाइड है। कौन सा रजिस्टर आप एम्प्टी करोगे, या गेट रेज फंक्शन कौन सा रजिस्टर एम्प्टी करेगा? तो वो रजिस्टर एम्प्टी किया जाएगा जो लीस्ट रिसेंटली यूज है। ठीक है, मतलब जो रिसेंटली यूज नहीं हुआ है, जो लीस्ट रिसेंटली यूज हुआ है। तो यहाँ पे देखिए R1 जो है वो रिसेंटली यूज हुआ है, और R1 के कंपैरिजन में R0 रजिस्टर ऐसा है कि जो लीस्ट रिसेंटली यूज हुआ है। इसका मतलब हमें कौन सा रजिस्टर खाली करना है? R0 रजिस्टर खाली करना है। ठीक है, यही स्ट्रैटेजी जो है गेट रेज फंक्शन अप्लाई करता है, लीस्ट रिसेंटली यूज स्ट्रैटेजी। फाइन। तो देखते हैं अभी इसके लिए क्या करना पड़ेगा। इसके लिए हमें एक नया इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा, और हमें R0 की जो वैल्यू है जो कि T1 है, R0 में क्या है? T1, तो T1 को मेमोरी लोकेशन पे कॉपी करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखते हैं कि मूव द वैल्यू ऑफ R0 टू T1। कहाँ पे लेके जाएंगे? जो R0 में जो वैल्यू होल्ड की है उसको T1 मेमोरी लोकेशन पे मूव कराओ, बराबर है, क्योंकि T1 में वो वैल्यू नहीं थी, हमने मूव ही नहीं करवाई थी अभी तक। अभी फर्स्ट टाइम हम लोग R0 की वैल्यू कहाँ लेके जा रहे हैं? T1 मेमोरी लोकेशन पे लेके जा रहे हैं। तो इसकी साइज देखिए,
इसकी साइज बनेगी आपकी 2 वर्ड। और अभी हम लोग रजिस्टर डिस्क्रिप्टर अपडेट करते हैं, बराबर है। तो R0 को ऐसे देखा जाए तो हमने एम्प्टी किया है, बट तो भी R0 में क्या है, फिलहाल T1 है, तो अभी तक R0 यूज़ नहीं किया है। तो पहले हम लोग ये इंस्ट्रक्शन सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर रजिस्टर डिस्क्रिप्टर और एड्रेस डिस्क्रिप्टर की वैल्यू क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमें क्या करना है, ई को लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है ई को, R0 में, क्योंकि हमारे पास में R0 रजिस्टर जो है वो अवेलेबल है ये कंप्यूटेशन परफॉर्म करने के लिए। तो ई को R0 में लेके जाओ और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करो, किसको सब्ट्रैक्ट करो, T2 को R0 से सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, क्योंकि ई जो है R0 में। अभी T2 देखो, T2 कहाँ पे है, R1 में अवेलेबल है, तो हम लोग यहाँ पे R1 का यूज़ करेंगे, ना कि T2 का। क्यों, क्योंकि जब अगर कोई वैल्यू हमारे पास में रजिस्टर में अवेलेबल है तो हम लोग कभी भी रजिस्टर को प्रीफरेंस देंगे, जिसके कारण आपका कंप्यूटेशन टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा। रजिस्टर आर इजी एंड फास्ट टू एक्सेस एज कंपेयर टू मेमोरी लोकेशन। तो हम लोग R1 माइनस क्या करते हैं यहाँ पे, R0, ठीक है। इसका मतलब है कि R1 की जो वैल्यू है वो R0 से सब्ट्रैक्ट करो, फाइन। और इसकी कॉस्ट लिखते हैं हम लोग, इसकी कॉस्ट बनेगी आपकी 2 वर्ड और इसकी कॉस्ट बनेगी 1 वर्ड, ठीक है। ये 1 वर्ड क्यों बनेंगी, क्योंकि दोनों ऑपरेंड यहाँ पे रजिस्टर में अवेलेबल है। बाद में हम लोग रजिस्टर डिस्क्रिप्टर को क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। तो रजिस्टर डिस्क्रिप्टर अपडेट होने के बाद यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि R0 होल्ड्स T3 और यहाँ पे लिखेंगे T3 इज इन R0, फाइन। और एक चीज़ है, यहाँ पे देखो जो R1 था हमारा, R1 का अभी यूज़ नहीं रहा है। जो R1 क्या होल्ड कर रहा था, R1 क्या होल्ड कर रहा था, R1 जो है वो T2 होल्ड कर रहा था। और इसके बाद में देखिए T2 का कोई भी यूज़ नहीं, अभी T2 का यूज़ है क्या, नहीं, मतलब R1 इस पॉइंट पे क्या हो गया है, एम्प्टी हो गया। तो वही हम लोग लिखते हैं कि R1 इज एम्प्टी बिकॉज ऑफ नो नेक्स्ट यूज, ठीक है, क्योंकि आगे में T2 का यूज़ नहीं है, इसलिए R1 क्या है अभी हमारे पास में अवेलेबल है, ये लिख लेते हैं। ऐसा ये कौन करेगा ये काम की बताने का कि R1 एम्प्टी है, ये गेटरेज नाम का फंक्शन देखेगा कि कोई भी रजिस्टर है, उस रजिस्टर में जिसकी भी वैल्यू है उसका आगे में यूज़ है क्या, ठीक है, नेक्स्ट यूज़ है क्या, ये देखने का काम किसका रहेगा, गेटरेज नाम के फंक्शन का रहेगा। तो गेटरेज नाम का फंक्शन साथ में देख रहा है कि R1 का अभी आगे में कोई यूज़ नहीं है, ये कंप्यूटेशन परफॉर्म होने के बाद, ये कंप्यूटेशन परफॉर्म होने के बाद में R1 का यूज़ नहीं है आगे में, इसलिए उसने यहाँ पे बता दिया कि R1 इज नाउ एम्प्टी, इट हैज़ नो नेक्स्ट यूज, फाइन। नेक्स्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं लास्ट इंस्ट्रक्शन, जो कि हमारे पास में x इक्वल्स टू T1 माइनस T3। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे T1 और T3 ये दोनों कहाँ पे अवेलेबल है, रजिस्टर में अवेलेबल है। देखो कैसे अवेलेबल है, रजिस्टर में अवेलेबल है क्या, सॉरी रजिस्टर में अवेलेबल नहीं है। T1 रजिस्टर में अवेलेबल है क्या, नहीं है। T1 को हम लोग कहाँ लेके गए थे, उसके मेमोरी लोकेशन पे लेके गए थे। तो T1 अभी जो है रजिस्टर में अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब हमें कोई रजिस्टर की यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को गेटरेज नाम के फंक्शन को पास करेंगे और गेटरेज नाम का फंक्शन क्या करेगा, एक रजिस्टर रिटर्न करेगा R1, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बता के रखा है कि R1 क्या है, रजिस्टर एम्प्टी है। क्यों एम्प्टी है, क्योंकि उसका आगे में कोई यूज़ नहीं है, इसलिए। तो R1 है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मूव करते हैं, किसको मूव करते हैं, T1 को, क्योंकि T1 जो है रजिस्टर में अवेलेबल नहीं है, तो उसको रजिस्टर में लेके जाओ R1 में। और उसके बाद में हम लोग ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन क्या है हमारे पास में है कि T3 कहाँ पे अवेलेबल है आपका, T3 जो है R0 में अवेलेबल है। तो T3 को जो है R1 से क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, बराबर। और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, ये जो R1 है, R1 में हमारे पास में क्या है, x का रिजल्ट है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मूव R1 की जो वैल्यू है उसको कहाँ पे लेके जाओ, x में लेके जाओ,
बराबर। इसकी कॉस्ट भी लिख लेते हैं हम लोग। इसकी कॉस्ट देखिए 2 वर्ड बनेगी। इस इंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कितनी बनेगी? 2 वर्ड। इस इंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बनेगी 1 वर्ड, क्योंकि यहाँ पे दोनों रजिस्टर हमने यूज़ किए हैं। इस इंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बनेगी 2 वर्ड, क्योंकि एक मेमोरी लोकेशन है, एक रजिस्टर है। फाइन। और हम लोग रजिस्टर डिस्क्रिप्टर लिखते हैं यहाँ पे। तो रजिस्टर डिस्क्रिप्टर में क्या होगा कि यहाँ पे अपडेट क्या हुआ है हमने, R1 होल्ड्स X, R1 होल्ड्स X। और साथ में हम लोग ये भी बताएंगे कि R0 जो है वो क्या है, एम्प्टी है, क्योंकि R0 में क्या था हमारे पास में, T3 था, और T3 का आगे में कोई यूज़ है क्या? नहीं है। T3 का आगे में कोई यूज़ है क्या? नहीं है। ठीक है, हाँ। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे कि R0 जो है, R0 इज एम्प्टी बिकॉज इट हैज़ नो नेक्स्ट यूज। ठीक है, नेक्स्ट यूज नहीं होने के कारण R0 जो है एम्प्टी है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एड्रेस डिस्क्रिप्टर में कि X जो है, X इज इन R1 एंड मेमोरी, दोनों जगह पे, क्योंकि हमने क्या किया है, X को मेमोरी पे भी कॉपी किया है। देखो R1 की वैल्यू कहाँ पे लेके गए, मेमोरी पे, तो R1 में भी है X की वैल्यू और मेमोरी लोकेशन पे भी है। फाइन। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, यहाँ पे कोड जनरेट करना है। अभी देखिए यहाँ पे ये जो कोड जनरेट किया है ना हमने, ये सिंपल कोड जनरेशन एल्गोरिथम यूज करके किया है, सिंपल कोड जनरेशन एल्गोरिथम यूज करके। और उसकी टोटल कॉस्ट देखते हैं हम लोग। तो टोटल कॉस्ट अगर आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा कि टोटल कॉस्ट 18 है। यहाँ पे कितने वर्ड्स की टोटल कॉस्ट? 18 वर्ड, या टोटल लेंथ जो है इंस्ट्रक्शन की वो कितनी है? 18 वर्ड्स है। फाइन। बट अगर हम लोग ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं तो ये जो कॉस्ट है ना, ये क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। पर उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो हमारे पास में 3 एड्रेस कोड है, इसका जो ऑर्डर है, इसको हम लोग क्या करें? रीअरेंज करें। रीअरेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम फॉर ऑर्डरिंग ऑफ नोड्स, इसका यूज़ करेंगे, इस एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। फिर इस कंप्यूटेशन ऑर्डर को रीअरेंज करेंगे और फिर से यही कोड जनरेशन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। ठीक है, और उसको कहा जाएगा ह्यूरिस्टिक कोड जनरेशन एल्गोरिथम। तो जब हम लोग ह्यूरिस्टिक कोड जनरेशन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, सबसे पहली स्टेप क्या है? हमें ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम अप्लाई करना पड़ेगा फॉर ऑर्डरिंग ऑफ नोड्स। उसके लिए हमें DAG ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 एड्रेस कोड है, इसके लिए DAG ड्रॉ करते हैं। तो क्या बनेगा? सबसे पहले देखिए यहाँ पे A प्लस B है, तो A नाम का एक नोड ड्रॉ करो, B नाम का, और इनके बीच में एडिशन परफॉर्म करो। और इस ये जो आइडेंटिफायर है ये आपका T1 है। फिर दूसरा देखिए, दूसरा है C इंटू डी, तो यहाँ पे C नाम का एक नोड बनेगा, यहाँ पे D नाम का, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा, और ये जो नोड है आपका ये T2 है। फाइन। नेक्स्ट क्या करना है हमें? T3 इक्वल्स टू E माइनस T2, तो E नाम का एक नया नोड लेते हैं और इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं E माइनस T2 के बीच में, और इसका जो लेबल बनेगा ये बनेगा T3। और फाइनली X इक्वल्स टू T1 माइनस T3, तो यहाँ पे माइनस नाम का एक नोड बनाओ, एक लेफ्ट चाइल्ड उसका T1 है, राइट चाइल्ड उसका T3 है, और इसका जो लेबल बनेगा वो X बनेगा। फाइन। तो ये बन गया आपका DAG, डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी यहाँ पे कि हम लोग इसको ऑर्डरिंग करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग ऑर्डरिंग करेंगे। तो ऑर्डरिंग कैसे करते हैं ये एल्गोरिथम के हिसाब से? तो सबसे पहले ऐसा नोड हम लोग ऑर्डर करेंगे जिसके सभी पेरेंट्स क्या हो? ऑर्डर्ड हो। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नोड रहेगा? इनिशियली रूट नोड ही रहेगा, क्योंकि रूट नोड के कोई पेरेंट नहीं होते हैं। इसका मतलब कि रूट नोड हम लोग इजीली पहली बार ही ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? 1। नेक्स्ट क्या रहेगा? नेक्स्ट क्या रहेगा कि इस जिसको हमने ऑर्डर किया अभी, उसका हमें लेफ्ट चाइल्ड देखना है, और लेफ्ट चाइल्ड के सभी पेरेंट्स अगर ऑर्डर्ड है तो उसको हम लोग ऑर्डरिंग कर सकते हैं। तो इसका लेफ्ट चाइल्ड देखो कौन है? T1 है, और T1 का एक ही पेरेंट है जो ऑलरेडी ऑर्डर्ड है। इसका मतलब इसको हम लोग ऑर्डरिंग कर सकते हैं। बराबर। फिर नेक्स्ट हम लोग
लेफ्ट चाइल्ड को करते जाएंगे, पर यहाँ पे कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है अभी, और जो है वो क्या है, लीफ नोड है। लीफ नोड को ऑर्डरिंग नहीं करना है, आपको इंटीरियर नोड को ही ऑर्डरिंग करना है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, ऐसा नोड ढूंढेंगे जिसके सभी पेरेंट्स क्या है, ऑर्डर्ड है। तो देखो T3 एक ऐसा नोड है जिसका एक ही पेरेंट है जो ऑर्डर्ड है, इसका मतलब हम लोग इसको ऑर्डरिंग कर सकते हैं। इसका ऑर्डरिंग क्या आ जाएगा, 3, बराबर है। और इसके कोई लेफ्ट इंटीरियर नोड है क्या, नहीं। इसकी कोई लेफ्ट चाइल्ड है क्या जो इंटीरियर नोड है, नहीं। इसका जो लेफ्ट चाइल्ड है वो क्या है, लीफ नोड है। तो लीफ नोड को तो ऑर्डरिंग नहीं करनी है। नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर से ऐसा नोड ढूंढेंगे जिसके सभी पेरेंट्स क्या है, ऑर्डर्ड है, जिसको सभी पेरेंट्स को हमने क्या किया है, ऑर्डर कर चुके हैं। तो T2 ऐसा नोड है जिसके सभी पेरेंट्स क्या है, ऑर्डर्ड है, क्योंकि इसका एक ही पेरेंट है तो जो ऑर्डर्ड है, तो इसका ऑर्डरिंग करते थे, ये 4th नंबर पे आ जाएगा। ठीक है। तो जो अभी हमारा जो कंप्यूटेशन ऑर्डर बनेगा ना, हमारा जो कंप्यूटेशन ऑर्डर बनेगा ये कैसे बनेगा, इसका रिवर्स करेंगे हम लोग कि 4th ऑर्डर पहले परफॉर्म करना है, फिर 3rd ऑर्डर का नोड परफॉर्म करना है, फिर फिर 2nd जो ऑर्डर मिला है वो कंप्यूटेशन करना है, और फिर 1st ऑर्डर का कंप्यूटेशन करना है। तो देखते हैं हमारा ऑर्डर क्या बनेगा। 4th नंबर पे हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे T2 है, T2 इक्वल्स टू C इंटू डी है। तो यहाँ पे हम लोग परफॉर्म करेंगे T2 इक्वल्स टू C इंटू डी। नेक्स्ट 3rd नंबर पे देखो क्या है, E माइनस क्या है, T2 है। तो यहाँ पे देखो E माइनस क्या है, T2 है, और एक कौन सा नोड है, T3 नोड है यहाँ पे। फिर 2nd नंबर पे क्या करना है, T1 इक्वल्स टू A प्लस बी करना है। यहाँ पे T1 इक्वल्स टू A प्लस बी करेंगे। और 1st नंबर पे देखो क्या करना है, 1st नंबर पे क्या करना है हमें, T1 माइनस T3 करना है। तो X इक्वल्स टू क्या आएगा, T1 माइनस T3 आएगा। तो ये आपका अभी कंप्यूटेशन ऑर्डर बनेगा। इस ऑर्डर के हिसाब से अभी आपको क्या करना है, कंप्यूटेशन करना है। लास्ट जो हमने सिंपल कोड जनरेशन एल्गोरिथम में क्या किया था, ये ऑर्डर को फॉलो किया था, इस ऑर्डर को फॉलो किया था। बट अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो नया कंप्यूटेशन ऑर्डर है उसको फॉलो करेंगे। और ये कंप्यूटेशन ऑर्डर हमने कैसे फाइंड आउट किया है, बाय अप्लाइंग ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम फॉर ऑर्डरिंग ऑफ नोड्स यूजिंग DAG। और अभी देखो, अभी हम लोग ये ऑर्डर यूज करके सिंपल कोड जनरेशन करते हैं या कोड जनरेशन करते हैं, जिसको हम लोग ह्यूरिस्टिक कोड जनरेशन एल्गोरिथम कहेंगे। तो हम लोगों ने नया कंप्यूटेशन ऑर्डर बनाया है यहाँ पे, ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम। ये नया कंप्यूटेशन ऑर्डर है। तो सबसे पहला हम लोग परफॉर्म करेंगे T2 इक्वल्स टू C इंटू डी। और ये जो इंस्ट्रक्शन है, स्टेटमेंट है, ये हम लोग गेट रेज नाम के फंक्शन को पास करेंगे, और ये क्या करेगा, हमें एक नया रजिस्टर रिटर्न करेगा R0। ठीक है। और ये कंप्यूटेशन भी हम लोग, ये कोड जनरेशन भी हम लोग क्या करेंगे, 2 रजिस्टर का यूज़ करके ही परफॉर्म करने वाले हैं। R0 और R1, हमारे पास में 2 ही रजिस्टर अवेलेबल है, ऐसा आपको एज्यूम करके चलना है। तो R0 यहाँ पे रिटर्न होगा। R0 रिटर्न होने के बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि C को R0 में लेके जाओ, और उसके बाद में क्या करो, मल्टीप्लाई करो D को R0 के साथ में। अगर हम लोग इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करते तो इसकी कॉस्ट बनेगी 2 वर्ड, इसकी भी कॉस्ट बनेगी 2 वर्ड, बराबर है। रजिस्टर डिस्क्रिप्टर लिखते हैं। रजिस्टर डिस्क्रिप्टर में हम लोग लिखेंगे कि R0 होल्ड्स T2। R0 में क्या है, T2, और T2 कहाँ पे अवेलेबल है, T2 इज इन R0, क्योंकि T2 जो है, T2 की जो वैल्यू है, रिसेंट वैल्यू, वो उसके मेमोरी लोकेशन पर नहीं है, वो कहाँ पे अवेलेबल है, फिलहाल R0 में है। यही हम लोग बताते हैं एड्रेस डिस्क्रिप्टर के थ्रू। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारे पास में T3 इक्वल्स टू E माइनस T2। इसके लिए भी गेट रेज क्या करेगा, एक नया रजिस्टर रिटर्न करेगा R1। ऐसा इसलिए क्योंकि E जो है वो आपका रजिस्टर में नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे E को क्या करते हैं, रजिस्टर में मूव करते हैं R1 नाम के, और उसके बाद में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। और सब्ट्रैक्शन में हम लोग लिखेंगे कि R0 को क्या करो, R1 से सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, और रिजल्ट आपका R1 में आ जाएगा। मतलब T3 की वैल्यू कहाँ पे आ गई, अभी R1 में।
इसलिए हम लोग लिखते हैं कि T3 इज इन R1, बराबर। और वैसे ही लिखते हैं कि R1 होल्ड्स T3। और एक चीज़ यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि हमने यहाँ पे R0 का यूज़ किया था, और R0 में क्या था, T2 था, ठीक है। R0 में क्या है, अभी T2 है। और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो T2 का यूज़ नहीं होने वाला है आगे में देखिए इंस्ट्रक्शन थर्ड और फोर्थ, ये जो हमने सीक्वेंस दिया है इसमें कहीं पे भी क्या नहीं है, T2 का यूज़ नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा गेटरेज नाम का फंक्शन क्या करेगा, ये भी बताएगा हमको कि R0 क्या है, R0 इज एम्प्टी। क्यों एम्प्टी है, बिकॉज इट हैज़ नो नेक्स्ट यूज। क्यों एम्प्टी है, क्योंकि उसका कोई नेक्स्ट यूज नहीं है, बराबर। तो अभी फिलहाल R1 ही ऑक्यूपाइड है, R0 क्या है, एम्प्टी है। एम्प्टी इसलिए है क्योंकि T2 जो है उसका कोई यूज़ नहीं है नेक्स्ट आने वाले स्टेटमेंट्स में। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके पहले इसका कॉस्ट देखो क्या बनेगा, इसका कॉस्ट बनेगा 2 वर्ड का, क्योंकि एक ऑपरेंड मेमोरी लोकेशन पे है, एक ऑपरेंड रजिस्टर में है। इसके दोनों ऑपरेंड जो है रजिस्टर में है, तो इसका साइज बनेगा 1 वर्ड। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारे पास में T1 इक्वस टू A प्लस बी। और यहाँ पे देखो A को हमें कहाँ पे लेके जाना है, रजिस्टर में लेके जाना है। तो गेट रेज क्या करेगा, एक रजिस्टर रिटर्न करेगा। कौन सा रजिस्टर रिटर्न करेगा, ऑब्वियसली R0 करेगा। क्यों R0 करेगा, क्योंकि हमारे पास में दो ही रजिस्टर है, R0 और R1, उसमें से R0 क्या है, खाली है, इसलिए R0 रिटर्न करेगा। फिर हम लोग मूव करवाएंगे A के वैल्यू को R0 में, और बाद में हम लोग लिखते हैं ऐड करो, किसको ऐड करो, B को कहाँ पे ऐड करो, R0 में, बराबर है। तो इसकी साइज़ देखो, इसकी साइज़ है 2 वर्ड, इसकी भी साइज़ है 2 वर्ड। और रजिस्टर डिस्क्रिप्टर में क्या आएगा कि जो आपकी T1 की वैल्यू है कहाँ पे अवेलेबल है, फिलहाल R0 में, तो R0 होल्ड्स T1, बराबर है। और T1 इज इन R0, बराबर है। और नेक्स्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं लास्ट स्टेटमेंट, दैट इज X इक्वस टू T1 माइनस T3, बराबर। और यहाँ पे देखो T1 कहाँ पे अवेलेबल है, R0 में अवेलेबल है। तो गेटरेज क्या करेगा, यहाँ पे गेटरेज क्या करेगा, हमें R0 यहाँ पे रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा यहाँ पे, R0। क्यों R0 रिटर्न करेगा, क्योंकि T1 कहाँ पे अवेलेबल है, R0 में, फाइन। तो फिर हम लोगों को यहाँ पे मूव करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और सब्ट्रैक्शन में हम लोग कहेंगे कि T3 को T1 से निकालो। तो T1 तो R0 में है, तो इसलिए हम लोग R0 इस साइड में लिखते हैं। और देखो T3 कौन से रजिस्टर में है क्या, तो T3 देखो कहाँ पे अवेलेबल है, R1 में, बराबर। तो T3 तो मेमोरी लोकेशन पे नहीं है, R1 में है, इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे R1 का यूज़ करना है। तो R1 कॉमा R0, बराबर। और फाइनली हमें जो R0 में जो हमारा रिजल्ट है उसको कहाँ लेके जाना है, X पे लेके जाना है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मूव R0 इंटू X, मेमोरी लोकेशन X। तो इसकी साइज़ लिखते हैं, इसकी साइज़ अगर आप लिखोगे तो ये 1 वर्ड है, और इसकी साइज़ है 2 वर्ड की। रजिस्टर डिस्क्रिप्टर में देखो क्या है, रजिस्टर डिस्क्रिप्टर में अभी R0 की वैल्यू जो अपडेट हुई है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे R0 होल्ड्स X, बराबर। और X जो है X इज इन R0 एंड मेमोरी में भी है X की वैल्यू, क्योंकि हमने खुद मूव की है, ठीक है। X की जो भी वैल्यू है उसको हमने कहाँ लेके गए, मेमोरी में भी लेके गए, वही हमने यहाँ पे मेंशन किया है। साथ में हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि R1 का अभी कोई यूज़ नहीं है, ऐसा भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि R1 क्या होल्ड कर रहा है, एक्चुअली यहाँ पे R1 आपने देखा कि T3 होल्ड कर रहा है, और T3 का अभी यूज़ है क्या, नेक्स्ट इसमें नहीं है, बराबर है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि R1 इज एम्प्टी बिकॉज इट हैज़ नो नेक्स्ट यूज,
फाइन। तो ये देखो, ये आपका कोड जनरेट हो गया है आफ्टर रीअरेंजिंग द कंप्यूटेशन ऑर्डर ऑफ योर 3 एड्रेस कोड। 3 एड्रेस कोड का कंप्यूटेशन ऑर्डर हमने रीअरेंज किया और उसके बाद में सिंपल कोड जनरेशन ही अप्लाई किया है यहाँ पे भी, बट आफ्टर अप्लाइंग द कंप्यूटेशन ऑर्डर, आफ्टर चेंजिंग द कंप्यूटेशन ऑर्डर सिंपल कोड जनरेशन किया है। और ये जो हमने कोड जनरेशन किया है इसको कहा जाता है ह्यूरिस्टिक कोड जनरेशन ऑफ द 3 एड्रेस कोड। फाइन, इस प्रकार से एल्गोरिथम वर्क करता है। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पे टोटल लेंथ देखिए, हमारा एक्सप्रेशन वही है, हमारा 3 एड्रेस कोड भी वही है, बट प्रीवियस केस में सिंपल कोड जनरेशन के केस में हमें जो टोटल लेंथ बन रही थी आपकी इंस्ट्रक्शन की वो बन रही थी 18 वर्ड्स बन रही थी। यहाँ पे गिनते हैं हम लोग कितनी बन रही है, तो 7 9 11 12 13 14, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लेंथ कितनी बनी है, 14 वर्ड्स ही बनी है। तो ये डिफरेंस है ह्यूरिस्टिक और सिंपल कोड जनरेशन एल्गोरिथम में। होप आप लोगों को समझ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।